हाँ तो विद्यार्थियों, डीएस साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी क्लास जो रहेगी वो शब्द शक्ति की रहेगी। शब्द शक्ति उच्च माध्यमिक परीक्षा में किस तरीके से दी जाती है उसका पूरा निष्कर्ष आज आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो देखिए, शब्द शक्ति के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ कि शब्द शक्ति अपना चैप्टर है आज का क्या, शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति मैं आपको बता दूं कि शब्द के अंतर्निहित जो अर्थ को बताती है वो क्या कहलाती है, शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति का शाब्दिक अर्थ आपको देखना है। शब्द शक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अभिव्यंजक शक्ति, अर्थात अभिव्यंजक शक्ति कह सकते हैं। जैसे हमारी शक्ति हमारे अंदर रहती है, तो शब्द की शक्ति क्या होती है, शब्द का अर्थ होता है, और वो शब्द का जो अर्थ होता है वो शब्द के अंदर निहित छिपा रहता है। तो शब्द के छिपे हुए अर्थ को बताने वाली शक्ति, शब्द के अंतर्निहित अर्थ को बताने वाली शक्ति क्या कहलाती है, शब्द शक्ति कहलाती है। तो हमारी परिभाषा हो जाएगी, अर्थात परिभाषा क्या हो जाएगी, शब्द के अंतर्निहित अर्थ को बताने वाली शक्ति क्या कहलाती है, शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द के अंतर्निहित अर्थ को बताने वाली शक्ति क्या कहलाती है, शब्द शक्ति कहलाती है। दूसरी परिभाषा मैं आपको बता दूं तो शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है, यानी हम ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसे क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। तो अब परिभाषा क्लियर हो गई कि शब्द के अंतर्निहित अर्थ को बताने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। यह शब्द का अर्थ जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। तो क्लियर। अब शब्द शक्ति के आगे आएंगे साहब भेद। तो शब्द शक्ति के भेद जो होते हैं, शब्द शक्ति के भेद या प्रकार कितने होते हैं, तीन होते हैं। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। पहली है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी है लक्षणा शब्द शक्ति, और तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अब देखिए, अभिधा जो शब्द शक्ति है वो किस शब्द का बोध कराती है, वाचक शब्द का बोध कराती है, वाचक शब्द का। और लक्षणा जो शब्द शक्ति है लक्षक का, और ये व्यंजक का। तो आपसे ऐसा रिक्त स्थान में पूछा जाए कि भाई अभिधा शब्द शक्ति किस शब्द का बोध कराती है, तो हमें आंसर देना है अभिधा शब्द शक्ति वाचक शब्द का बोध कराती है। आपसे पूछा जाए लक्षणा शब्द शक्ति किस शब्द का बोध कराती है, तो लक्षणा शब्द शक्ति है वो लक्षक शब्द का बोध कराती है। व्यंजना शब्द शक्ति किस शब्द का बोध कराती है, तो व्यंजक शब्द का बोध कराती है। अब इनका जो अर्थ निकलता है, अर्थात अर्थ होता है, तो आपसे पूछा जाए कि भाई वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति तो अभिधा, अभिधेयार्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा, अर्थात इसे साधारण अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति तो अभिधा शब्द शक्ति कहलाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है, तो आप बताएंगे अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। आप कहें अभियार्थ अभिधेयार्थ का बोध कराने वाली शक्ति, साधारण अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति, तो क्या कहलाएगी, अभिधा शब्द शक्ति कहलाएगी। आ गई बात समझ में। तो अभिधा शब्द शक्ति वाचक शब्द का बताती है, जबकि वाच्यार्थ का बोध कराती है। अर्थ, इससे यदि आपसे शब्द पूछा जाए अभिधा शब्द शक्ति में शब्द कौन सा होता है, तो आप बताएंगे वाचक होता है। आप पूछा जाए अर्थ क्या होता है, तो वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ, जिसे आप मुख्यार्थ बोलते हैं, अर्थात मुख्यार्थ का जो बोध कराती है वो क्या हो जाती है, अभिधा शब्द शक्ति हो जाती है। लक्षणा है, तो लक्षणा किस शब्द का बोध कराती है, लक्षण शब्द का बोध कराती है, अर्थात कौन से शब्द का बोध कराती है, लक्षण शब्द का बोध कराती है। ये लक्षार्थ या आरोपित अर्थ का बोध कराती है, जो लक्षण के आधार पर ग्रहण किया जाता है। अर्थात किस आधार पर किया जाता है, लक्षण के आधार पर ग्रहण किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लक्षण के आधार पर जो ग्रहण किया जाने वाला अर्थ है वो क्या होता है, लक्षार्थ होता है। और किस शब्द शक्ति में ग्रहण किया जाता है, तो लक्षणा शब्द शक्ति में ग्रहण किया जाता है। तो लक्षणा जो शब्द शक्ति है वो किसका बोध कराती है, लक्षार्थ या आरोपित अर्थ का बोध कराती है। व्यंजना शब्द शक्ति है, उसका शब्द क्या होता है, व्यंजक होता है। व्यंजना शब्द शक्ति में शब्द क्या होता है, व्यंजक होता है। ये अर्थ क्या होता है, व्यंगार्थ का बोध कराती है या प्रतीयमान अर्थ का बोध कराती है। तो प्रतीयमान अर्थ या व्यंगार्थ का बोध कराने वाली जो शब्द शक्ति है वो क्या कहलाएगी साहब, व्यंजना शब्द शक्ति कहलाएगी। तो ये क्लियर हुआ कि अभिधा शब्द शक्ति वाचक शब्द का अर्थ बोध कराती है, लक्षणा शब्द शक्ति लक्षक शब्द का बोध कराती है, और यदि व्यंजना शब्द शक्ति पूछे जाए तो व्यंजक शब्द का बोध कराती है या अर्थ का बोध कराती है। तो वाचक से बनने वाला अर्थ है वो वाच्यार्थ हो जाएगा, लक्षक से बनने वाला अर्थ है जो लक्षार्थ हो जाएगा, और व्यंजक से बनने वाला अर्थ है वो व्यंजक हो जाएगा। तो शब्द शक्ति के तीन भेद होते हैं साहब। पहली शब्द शक्ति है
अभिधा शब्द शक्ति अर्थात अभिधा शब्द शक्ति। तो देखिए अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा क्या होगी, शब्द के साधारण एवं व्यावहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात शब्द के साधारण एवं व्यावहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली, बताने वाली जो शब्द शक्ति है वो क्या कहलाएगी साहब, अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। तो शब्द के कैसे अर्थ को बताती है, साधारण अर्थ को या व्यावहारिक अर्थ को बताती है। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं, मुख्यार्थ का बोध कराने वाली, संकेत अर्थ का बोध कराने वाली, वाच्यार्थ का अर्थ का बोध कराने वाली, सरल अर्थ का दे दिया जाए, साधारण अर्थ का दे दिया जाए, व्यवहार अर्थ का दे दिया जाए, तो सारे के सारे अर्थ यही आएंगे। तो मुख्यार्थ का, संकेत अर्थ का, वाच्यार्थ का बोध कराने वाली जो व्यापार होता है, ये जो शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ये व्यापार शब्द है, इसका ध्यान रखना, शक्ति के लिए ही प्रयोग होता है। गुण, धर्म और व्यापार तीनों शक्ति के ही पर्याय होते हैं। कहीं आपसे आ जाए भाई अभिधा अर्थ का बोध कराने वाला, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का अर्थ कराने वाला व्यापार, गुण, धर्म क्या कहलाता है, तो अभिधा शब्द शक्ति कहलाता है। तो अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा हो गई, शब्द के साधारण एवं व्यावहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति, या मुख्य या संकेत या वाच्यार्थ का अर्थ कराने वाला जो व्यापार होता है या शक्ति जो होती है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण है जयपुर राजस्थान की राजधानी है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है तो बिल्कुल वास्तविक अर्थ है, अर्थात जो वाक्य लिखा हुआ है उसका वही अर्थ निकलता है, तो वो कौन सी शब्द शक्ति होगी, अभिधा शब्द शक्ति होगी। जैसा लिख रहा है वैसा ही उसका अर्थ किया जा रहा है, तो वो कौन सी शब्द शक्ति हो जाती है, अभिधा शब्द शक्ति हो जाती है। किसान फसल काट रहा है, बिल्कुल किसान भाई खेती करता है और खेती करता है तो वो किसान फसल काटेगा, तो यानी किसान फसल काट रहा है, तो ये इसका वही सही अर्थ है। लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है, भाई बालक है पुस्तक पढ़ रहा है, तो यानी बात सही है, तो यानी जिसका मुख्य अर्थ प्राप्त हो रहा है हमें, या वाच्यार्थ प्राप्त हो रहा है या उसका व्यावहारिक अर्थ प्राप्त हो रहा है, तो अभिधा शब्द शक्ति है। घोड़ा सवारी के काम आता है, बिल्कुल ये भी बात सही है, भाई घोड़े पर सवारी की जाती है, घोड़ा सवारी के लिए काम आता है। सूर्य पूरब से निकलता है, ये सारे उदाहरण हैं। मोहन विद्यालय जाता है, हम पुस्तक पढ़ते हैं, भोजन करते हैं, ये सारे के सारे वाक्य किस में आएंगे साहब, ठीक है ना, अभिधा शब्द शक्ति में आएंगे। तो अभिधा शब्द शक्ति में जैसा वाक्य लिखा होता है उसका वही अर्थ निकलता है। आ गई बात समझ में। अगला देखिए, अगली शब्द शक्ति आएगी लक्षणा शब्द शक्ति, अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति। तो मैंने आपको बताया था कि लक्षणा शब्द शक्ति जो होती है वो किस अर्थ का बोध कराती है, लक्ष्यार्थ का। तो लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति, अर्थात लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति कौन सी, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है किसका, लक्ष्यार्थ का बोध कराती है। इसकी दूसरी परिभाषा मैं आपको समझा देता हूं, इसलिए मैंने आपको बीच में अथवा लगा कर दिया है कि भाई आपको रिक्त स्थान में कहीं दूसरी परिभाषा वो बना के दे दे, थोड़ी घुमा के दे दे। तो जब शब्द का मुख्यार्थ का बोध न हो, अर्थात मुख्यार्थ का बोध नहीं हो, भाई मुख्यार्थ का बोध होगा तो वहां अभिधा हो जाएगी। होने पर रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर, रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर, रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर हाँ कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, अर्थात जिस शक्ति का मुख्यार्थ से संबंधित लक्षण अर्थ ग्रहण किया जाए उसे क्या कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। तो आपको मैं और एक परिभाषा सरल करके बता देता हूं कि जब शब्द शक्ति का मुख्यार्थ में बाधा होती है और किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर कोई लक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अब इसमें रूढ़ि और प्रयोजन किसी रूढ़ी परंपरा या रूढ़ीवादी विचार के आधार पर या किसी प्रयोजन के आधार पर जो लक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। तो यह ध्यान रखना है, यह मुख्यार्थ में बाधा होगी और लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, लक्षणा शब्द शक्ति कहेंगे। बिल्कुल क्लियर। अब देखिए इसके उदाहरण समझाते हैं, पहले उसके भेद। तो रामू की पत्नी गाय है, तो देखिए रामू एक लड़का है और गाय है एक जानवर का नाम है, अर्थात जानवर की प्रजाति है। तो देखिए साहब, यानी आपको रामू की पत्नी गाय नहीं हो सकती, बिल्कुल साहब, गाय से शादी क्यों करेगा वो, तो रामू की पत्नी यदि वो वास्तव में ही गाय से शादी करता तब तो यहाँ अभिधा शब्द शक्ति हो जाती। लेकिन यहाँ गाय का अर्थ क्या दिया है, सरल स्वभाव, अर्थात सरल स्वभाव जो है, यानी सरल स्वभाव के लिए यहाँ प्रयोग किया है, अर्थात सरल स्वभाव के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए स्वभाव
तो सरल स्वभाव के लिए ये प्रयोग हुआ है। इसलिए यहाँ क्या है, रामू की पत्नी जो है वो गाय नहीं है, अर्थात वो बड़ी सीधी है, भोली है, इसलिए यहाँ लक्षण अर्थ ग्रहण किया गया है कि भाई रामू की पत्नी बड़ी सरल स्वभाव की महिला है, इसलिए यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है। आ गई बात समझ में, भाई लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ होती है, जहां पर यानी लक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है, अर्थात मुख्यार्थ में बाधा है, भाई गाय से शादी नहीं करेगा ये, तो यानी अब ये क्या है, इसका सरल अर्थ यानी सरल स्वभाव के लिए लिया है कि बेचारी सीधी सादी है, भोली भाली है, इसलिए रामू की पत्नी गाय है, तो यहाँ पर ये लक्षण अर्थ ग्रहण किया गया है। सुरेश हॉकी खेलते समय, अर्थात सुरेश हॉकी खेलते समय हवा से बातें करता है, तो हवा से बातें करना मुहावरा है, और मुहावरा जहां होता है वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। हवा से बातें करता है तो बिल्कुल सही है, लक्षणा शब्द शक्ति है। बाजार में लाठियां चल गई, बाजार में क्या चल गई, लाठियां, तो लाठियां निर्जीव होती हैं, इसका विदा अर्थ लिया जाता तो इसका मतलब लाठियां चलेंगी, लेकिन लाठियां चलती नहीं है, निर्जीव है तो लाठियां कैसे चलती हैं, इसका अर्थ लिया जाएगा लक्षण कि बाजार में कोई झगड़ा हो गया या कोई विवाद हो गया, तो बाजार में लाठियां चल गई, इसका मतलब है बाजार में कोई विवाद हो गया, बाजार में कोई झगड़ा हो गया। तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है, अर्थात यहाँ सभी तीनों उदाहरणों में मुख्यार्थ में बाधा हो रही है और लक्षण अर्थ पर अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए यहाँ कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। अब देखिए लक्षणा शब्द शक्ति के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद कितने हैं साहब, दो हैं। तो देखिए पहला है लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला है रूढ़ी लक्षणा, पहला है रूढ़ी लक्षणा, दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा, अर्थात पहला है रूढ़ी लक्षणा और दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा, पहला रूढ़ी लक्षणा है और दूसरा कौन सा है, प्रयोजनवती लक्षणा है। तो अब इनकी दोनों की परिभाषा मैं आपको समझा देता हूं, भाई दोनों में ही लक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है, लेकिन हाँ जी, रूढ़ी लक्षणा की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं कि जब लक्षार्थ, अर्थात रूढ़ी लक्षणा में क्या होता है, लक्षार्थ परंपरा से प्रचलित अर्थ के आधार पर ग्रहण किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। जब लक्षार्थ परंपरा से प्रचलित अर्थ के आधार पर व्यक्त हो या उसे क्या कहते हैं, रूढ़ी लक्षणा कहते हैं। तो जब लक्षार्थ किसी परंपरा से प्रचलित रूढ़ी या उसके आधार पर व्यक्त होता है तो उसे रूढ़ी लक्षणा कहते हैं। जहां मुख्यार्थ को छोड़कर, भाई मुख्यार्थ छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मुख्यार्थ तो किस में आता है, अभिधा में आता है, तो मुख्यार्थ को छोड़कर किसी रूढ़ी के आधार पर लक्षार्थ ग्रहण किया जाता है तो वहां कौन सी हो जाती है, रूढ़ी लक्षणा हो जाती है। तो मैंने रूढ़ी लक्षणा की आपको दो परिभाषाएं बताई हैं। पहली परिभाषा बताई है जब लक्षार्थ से प्रचलित अर्थ के आधार पर, यानी कोई परंपरा से प्रचलित अर्थ है उसके आधार पर जब अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वह रूढ़ी लक्षणा होती है, और जब मुख्यार्थ को छेड़कर किसी रूढ़ी के आधार पर लक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वह रूढ़ी लक्षणा होती है। इसकी कुछ पहचान बता देता हूं मैं, भाई रूढ़ी लक्षणा को कैसे पहचानते हैं। वैसे हमें केवल आपको परिभाषा याद करनी है, उच्च माध्यमिक परीक्षा के लेवल पर केवल परिभाषाएं पूछी जाएंगी। यदि उदाहरण आपसे पूछा जाता है तो आप रूढ़ी और प्रयोजनवती ने लिखकर डायरेक्ट लक्षणा लिख सकते हैं। तो देखिए सब विशेषण के साथ संज्ञा दी जाती है, अर्थात इसके उदाहरणों में पहला शब्द जो होता है वो विशेषण दिया जाता है, तो दूसरा कौन सा दिया जाता है, संज्ञा दिया जाता है। मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब भी आपको किसी उदाहरण में मुहावरा दे रखा है और आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि मुहावरे वाला कौन सा आता है, रूढ़ी लक्षणा में आता है, अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति होती है। रूढ़ी के आधार पर कोई अर्थ ग्रहण किया जाता है, ये इसके उदाहरणों की पहचान है कि भाई रूढ़ी के अर्थ आधार पर भी इसमें अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि जहां रूढ़ी परंपरा के आधार पर कोई लक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे लक्षणा कौन सी वाली, रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इसमें रूढ़ी के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, इसमें मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, इसमें संज्ञा के साथ विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण है साहब, राम चौकन्ना रहता है, तो मुहावरा हो गया चौकन्ना रहना यानी सचेत रहना। राम चौकन्ना, ऐसा थोड़ी है चार कान है उसके जो चौकन्ना रहता है, यानी राम बड़ा जागृत रहता है, सचेत रहता है, चलते समय वो चौकन्ना रहता है या जीवन वो चौकन्नी तरीके से जी रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, मुंह पर ताला लगाओ। अब ऐसा थोड़ी है मुंह को लॉक कर दिया जाएगा कि भाई मुंह पर ताला लगाओ, इसका अर्थ निकलेगा कि मुंह पर ताला लगाओ, इसका अर्थ है कि मुंह बंद रखो, अर्थात चुप रहो। तो ये इसका मुहावरा है, और मुंह पर ताला लगाना मुहावरा है, शांत रहना। तो ये ऐसे उदाहरण जब आते हैं तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है, रूढ़ी लक्षणा। लेकिन यदि आप पर रूढ़ी लक्षणा नहीं आ रहा तो आप लक्षणा भी लिख सकते हैं। राजस्थान वीर है, तो यहां पर भी लक्षणा है।
अब एक उदाहरण दिया है साहब दोहे के अंदर, तो देखो साहब, कभी कभी अनूठे कलम के बल पर कमाल कर देते हैं, ठीक है ना, बांधने के लिए कलेजे को कलेजा निकाल कर धर देते हैं या रख देते हैं। तो देखिए साहब, कलेजा निकालना मुहावरा है, क्या है, कलेजा निकालना बिल्कुल मुहावरा है। तो यानी मुहावरे जहां पर दिए जाते हैं वहां पर क्या है साहब, लक्षणा शब्द शक्ति होती है और लक्षणा में भी रूढ़ी लक्षणा होती है। तो कवि जो हैं वो अनूठे कलम के बल पर, यानी अनोखे, बड़ा कमाल कर देते हैं, यानी कवि लोग हैं इतना अच्छा लिखते हैं कि बांधने के लिए कलेजे, अर्थात अपने हृदय की ओर आकर्षित करने के लिए या आपके हृदय को बांधने के लिए कलेजा निकाल कर रख देते हैं, यानी खुद का कलेजा आपके सामने व्यक्त करके रख देते हैं। तो यहां पर ऐसा उदाहरण यदि आपको दिया जाता है तो ये लक्षणा शब्द शक्ति का होगा, और लक्षणा में भी यदि आपको भेद पूछा जाएगा तो यह रूढ़ी लक्षणा का होगा। अब देखते हैं प्रयोजनवती लक्षणा कैसी होती है। तो दूसरा भेद है लक्षणा का, क्या, प्रयोजनवती लक्षणा, अर्थात प्रयोजनवती लक्षणा किसे कहते हैं, ये देखिए साहब। तो जहां प्रयोजन विशेष प्रयोजन से, इसकी परिभाषा है, जहां विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए, अर्थात कोई विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। तो जहां किसी प्रयोजन के आधार पर लक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। बिल्कुल सही है कि प्रयोजन के आधार पर लक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इसकी कुछ उदाहरणों की पहचान बता रहा हूं मैं आपको। इसमें संज्ञा के साथ संज्ञा देकर लक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है, अर्थात इसमें दोनों साइड ही, जब दोनों की विशेषता बताई जाती है, लक्षण तुलना करवाई जाती है, तो दोनों साइड संज्ञा दिए जाते हैं। आपको तो ये ध्यान रखना, किसी विशेष प्रयोजन के आधार पर जब लक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वह प्रयोजनवती लक्षणा होती है। अगला देखेंगे उदाहरण, गंगा पर घर है, अर्थात गंगा पर घर है। तो इसका कहने का मतलब ऐसा नहीं है गंगा के ऊपर घर है, अर्थात गंगा के तट पर है, गंगा नदी के किनारे पर उनका घर बना हुआ है। तो ये कहने का मतलब गंगा भी संज्ञा है और घर भी संज्ञा है, तो दोनों की यहाँ पर तुलना करवाई गई है, अर्थात दोनों शब्द दिए हैं। तो मैंने बताया था संज्ञा से जब संज्ञा के साथ तुलना करवाई जाती है तो वहां क्या हो जाता है साहब, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति हो जाती है। बसंत का अंतिम चरण और पतझड़ साथ साथ आ रहे हैं, भाई बसंत भी आ रहा है और बसंत के साथ साथ पतझड़ भी आ रहा है। तो इसका कहने का प्रयोजन ये है कि भाई बसंत ऋतु प्रारंभ हो गई है। अब देखिए साहब, लाला लाजपत राय पंजाब के क्या हैं, शेर हैं। तो लाला लाजपत राय की तुलना किससे की है, शेर से की है। तो लाला लाजपत राय किसके, पंजाब के शेर हैं। तो अर्थात कहने का मतलब पंजाब के मूल निवासी थे, इसलिए इसमें पंजाब के शेर का प्रयोग हुआ है। इनका कहने का मतलब प्रयोजन ये है कि वो पंजाब के एक बहादुर लड़का था या वो एक शेर साहसी व्यक्ति था। सोना सुर्ख चांदी नरम, तो ये सोना चांदी दोनों क्या हैं, संज्ञा हैं। इधर लाला लाजपत राय शेर दोनों संज्ञा हैं। तो ऐसे जब शब्द दिए जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाती है, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, जब किसी प्रयोजन के आधार पर लक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वह प्रयोजनवती लक्षणा होती है, और जब किसी रूढ़ी या परंपरा के आधार पर कोई अर्थ ग्रहण किया जाता है, लक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है, वह रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उदाहरणों में आप दोनों में भी लक्षणा शब्द शक्ति लिख सकते हैं। तो यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति क्लियर हुई। अब अपन तीसरे नंबर पर पहुंचते हैं और तीसरी जो शब्द शक्ति है वो है व्यंजना शब्द शक्ति। तो देखिए व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में मैं आपको समझाता हूं। व्यंजना शब्द शक्ति, तो व्यंजना जो शब्द है वो बी प्लस अंजना से मिलकर बना है। व्यंजना जो शब्द है वो बी प्लस अंजना से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विशेष प्रकार की से व्यक्त करना, अर्थात विशेष प्रकार से व्यक्त करना या भिन्न प्रकार से व्यक्त करना। तो व्यंजना शब्द बी प्लस अंजना से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विशेष प्रकार से व्यक्त करना। इसकी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं कि व्यंजना की जो परिभाषा है वो आपको मैं बता रहा हूं। जब मुख्यार्थ यानी मुख्यार्थ का भी बोध न हो, लक्ष्यार्थ की प्राप्ति न होकर, ये ध्यान रखना है, जब मुख्यार्थ की भी प्राप्ति नहीं हो रही हो और लक्ष्यार्थ की भी प्राप्ति नहीं हो रही, कोई विलक्षण अर्थ प्राप्त हो रहा है, अर्थात कैसा अर्थ प्राप्त हो रहा है, विलक्षण अर्थ की प्रतीति होती है। तो विलक्षण अर्थ की प्रतीति होती है उसे क्या कहते हैं साहब, व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। पहली सिंपल परिभाषा, व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। क्योंकि सर ये भी मेरे समझ में नहीं आई, तो अब देखिए जब मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ की प्राप्ति न हो
तो उसके आधार पर कोई विलक्षण अर्थ की प्रतीति होती है या कोई भिन्न अर्थ की प्रतीति होती है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसमें जब भी अर्थ आएगा उसमें या तो आपको भिन्न लगा हुआ आएगा, भिन्न लगा हुआ आएगा, या फिर परे आएगा, या अन्य आएगा, अन्य अर्थ की प्रतीति होती है। तो समझ जाना आप यहां पर कौन सी हो जाएगी, लक्षण व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। आ गई समझ में? तो जब मुख्यार्थ और लक्षार्थ दोनों ही नहीं निकलते हो, दोनों में ही बाधा आ रही हो, तो कोई तीसरा अर्थ लिया जाता है या कोई भिन्न अर्थ लिया जाता है या कोई विलक्षण अर्थ की प्राप्ति कराई जाती है, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंगार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति, एक परिभाषा और मैं आपको बता रहा हूं, व्यंगार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है, व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है, व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। व्यंगार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है, व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। आ गई बात समझ में कि भाई व्यंगार्थ का जो बोध होता है वो क्या हो जाएगी, व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना। उदाहरण देखिए, सुंदरता में कमल तो कमल है। भाई सुंदरता में कमल तो कमल है, तो यह व्यंग्य किया जा रहा है भाई कमल से सुंदर तो कोई है ही नहीं है, तो यानी सुंदरता में कमल तो कमल है, यह व्यंजना है। जिससे बिल्कुल आप कोई कहे तुम तो बिल्कुल हरिश्चंद्र हो, तो ये बिल्कुल व्यंग्य किया जा रहा है भाई तुम तो बिल्कुल सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो, ठीक है ना। संध्या हो गई है, संध्या हो गई है। अब भाई यह संध्या अर्थ का जो शब्द है इसके भिन्न भिन्न अर्थ लिए जा रहे हैं। जैसे वाक्य आ रहा है उसके उसी के आधार पर वाक्य लिया जा रहा है। भाई संध्या हो गई है, तो जैसे एक पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो सोच रहा है अब रात हो गई है, अब मुझे घर जाना चाहिए। एक गोधूली बेला हो गई है, एक पूजा करने वाला व्यक्ति है, पुजारी है, वो सोच रहा है मंदिर की पूजा करनी चाहिए। तो यानी इस वाक्य का भिन्न भिन्न अर्थ लिया जा रहा है। संध्या हो गई है, इसके अलग अलग विलक्षण अर्थ अपने अनुसार यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार, अर्थ के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण किए जा रहे हैं। इसलिए यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति, और व्यंजना शब्द शक्ति में यही होता है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार, अपने नियम के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण कर लेता है। उससे क्या कहते हैं साहब, व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो यहाँ संध्या हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है केवल शाम हो गई है। भाई यहाँ पूजा करने वाला पुजारी है वो पूजा के लिए सोच रहा है, खाना बनाने महिला है वो खाना बनाएगी, यानी ग्वाले हैं वो घर जाएंगे, बच्चे हैं वो घर लौटेंगे। तो ये सारे अलग अलग शब्द अर्थ ग्रहण किए जा रहे हैं। तो ऐसा जो अर्थ आता है वो किस में आता है, व्यंजना शब्द शक्ति में आता है। अब हम चलते हैं व्यंजना के भेदों की तरफ कि व्यंजना के भेद कितने होते हैं। तो देखिए साहब, व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं। अर्थात व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं साहब। व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद हो गए, दो भेद हो गए। एक शाब्दी व्यंजना और दूसरी आर्थी व्यंजना। भाई पहली होती है वो शाब्दी व्यंजना होती है, शाब्दी व्यंजना, और पहली तो ये है, और दूसरी है आर्थी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। तो दो हो गए, शाब्दी और आर्थी व्यंजना। तो व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद हो गए, आर्थी व्यंजना और शाब्दी व्यंजना। बिल्कुल। अब देखिए सब परिभाषा पहले नंबर पर हम लेते हैं शाब्दी व्यंजना। तो जब किसी शब्द विशेष से, भाई मैंने कहा जहां शब्द से विशेष शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं वह शाब्दी व्यंजना हो जाती है। जहां वाक्य का अलग अलग अर्थ के आधार पर विलक्षण अर्थ प्राप्त किया जाता है वहां आर्थी व्यंजना हो जाती है। तो जब शब्द विशेष के आधार पर व्यंजना का बोध होता हो तथा वह शब्द हटाने देने पर व्यंगार्थ समाप्त हो जाए वहां शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। आपको तो ये ध्यान रखना है, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, जैसे श्लेष अलंकार में निकलते थे, जब एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ निकाले जाते हैं तो वहां शाब्दी व्यंजना होती है। या जब शब्द विशेष से विशेष विलक्षण अर्थ की प्राप्ति होती है वहां शाब्दी व्यंजना होती है। तो जहां शब्द से विशेष अर्थ की प्राप्ति हो रही है वहां शाब्दी व्यंजना है, जहां अर्थ से विशेष अर्थ की प्राप्ति हो रही है वहां आर्थी व्यंजना है। तो देखिए श्लेष अलंकार के सारे उदाहरण, अर्थात श्लेष अलंकार के सभी उदाहरण किसके होते हैं, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति के होते हैं। अर्थात शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति के होते हैं, क्योंकि श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, और एक ही शब्द के अनेक अर्थ जहां निकलते हैं वहां शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है और अलंकार श्लेष होता है। तो इसलिए आपका क्लियर होना चाहिए कि श्लेष अलंकार के सभी उदाहरणों में क्या होती है साहब, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई शब्द का जहां विलक्षण अर्थ निकलता है या शब्द से कोई चमत्कारिक अर्थ की प्राप्ति हो रही है तो वहां कौन सी होगी, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। नंबर 2 पर देखते हैं आर्थी व्यंजना। पहले इसके उदाहरण देखें। हाँ, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। तो यह जो गांठ शब्द है, गांठ शब्द है इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हैं। भाई गांठ का
अर्थ होता है सब, यानी एक तो मतभेद है और एक गन्ने जैसी गांठ रिंग, तो जहां गांठ होता है वहां रस नहीं होता अर्थात प्रेम नहीं होता, इसलिए इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हैं। इसलिए यहां पर कौन सी है साहब, व्यंजना, और व्यंजना में भी कौन सी, शाब्दी व्यंजना। बिल्कुल आ गई आप बात समझ में। तो यह गांठ शब्द के हैं, अर्थ अनेक निकल रहे हैं। जैसे पंगली गन्ने की जो गांठ होती है, रिंग होती है, उसमें जहां से तोड़ते हैं अपन उसे, उस पर रस नहीं होता है अर्थात वो टूट जाता है, लेकिन उससे रस नहीं निकलता है। वैसे ही जब हमारे मन में मतभेद होता है तो वहां प्रेम नहीं होता है। तो बिल्कुल सही कहा है, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई, अर्थात ये सभी लोग जानते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ने सने गंभीर, को घटी ये ब्रसभानुजा वे हलधर के वीर। यह ब्रसभानुजा जो शब्द है इसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं, यानी इस शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। इसका अर्थ करेंगे, देखिए साहब, यानी एक अर्थ तो हो जाएगा ब्रसभानु प्लस जा, ब्रसभानु प्लस जा। तो ब्रसभानु कौन थे, राधा जी के पिताजी यानी राजा, और जा का मतलब हो गई उनकी पुत्री। तो ब्रसभानु प्लस जा का मतलब हो गया कौन, राधा जी, यानी इसका अर्थ क्या हो गया, राधा जी। इधर वृषभानु का दूसरा अर्थ करेंगे, और दूसरा अर्थ देखिए साहब, दूसरा अर्थ हुआ वृषभ प्लस अनुजा। अब वृषभ यानी क्या होता है, बैल होता है। वृषभ यानी क्या होता है, बैल होता है, ठीक है साहब, बैल होता है। और इसकी छोटी बहन अनुजा यानी हो गई छोटी बहन हो गई, अनुजा यानी क्या हो गई, छोटी बहन हो गई साहब। तो अब गाय अर्थात बैल की छोटी बहन क्या कहलाएगी, गाय। तो इनके दोनों के क्या अर्थ निकले, दोनों के अर्थ निकले भिन्न भिन्न, यानी इसका निकला गाय राधा और इसका निकला गाय। तो वृषभानुजा जो शब्द था अर्थात इसके दो अर्थ निकले, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलने के कारण यहाँ कौन सा हो गया साहब, ठीक है, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति हो गई, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति। तो शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति कहाँ होती है, जब शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि भाई यहाँ गांठ शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक गांठ और एक प्रेम। एक यानी प्रेम का अभाव, जहां पर प्रेम नहीं होता है अर्थात प्रेम का अभाव, प्रेम का क्या है, अभाव है, अभाव। तो यानी जहां गांठ होती है, जहां मन में मतभेद होता है, उसे क्या कहते हैं। तो मतभेद में आपको बता देता हूं, मतभेद लिख के बता देता हूं जिससे कि आपको रहेगा। हाँ, तो यानी मतभेद, एक तो हो जाएगा मतभेद और दूसरा हो जाएगा गांठ। दो अर्थ निकल रहे हैं तो दोनों के क्लियर हो गए। शब्द का भिन्न भिन्न जहां अर्थ निकलता है वहां कौन सी हो जाती है, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब देखिए आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति, कौन सी शब्द शक्ति, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। तो आर्थी व्यंजना में देखेंगे कौन सा अर्थ है, हाँ जी, जब किसी शब्द विशेष पर आधारित न होकर, अब नहीं है शब्द विशेष पर नहीं है, अब किस पर है, अर्थ पर आधारित होती है। अर्थात आर्थी व्यंजना जो शब्द शक्ति है वो किस पर आधारित होती है, अर्थ पर आधारित होती है। वहां व्यंजना शब्द शक्ति कौन सी होती है, तो वहां आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अर्थात यहां पर आपको आर्थी और जोड़ना है, क्या है, आर्थी और जोड़ना है, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यह व्यंजना आधार अर्थ हो शब्द नहीं, अर्थात जहां व्यंजना का आधार क्या हो, अर्थ हो, शब्द नहीं होना चाहिए, तो वहां कौन सी होती है, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अर्थात वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। बिल्कुल आ गई, क्लियर हो गई कि जहां अर्थ विशेष से कोई अर्थ निकलता हो या अर्थ से ही आधार व्यंजना का हो तो वो क्या कहलाता है, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। तो क्लियर हो गई, जब शब्द का विशेष अर्थ निकलता हो या शब्द ही व्यंजना का आधार हो वह शाब्दी व्यंजना होती है, और जब अर्थ व्यंजना का आधार हो या व्यंगार्थ का आधार हो तो वहां कौन सी हो जाती है, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति हो जाती है। उदाहरण देखिए सब, उदाहरण में है आपको कि रजनीगंधा खिल गई है, अर्थात रजनीगंधा खिल गई है यानी मध्यरात्रि हो गई है, रजनीगंधा खिल गई है, बिल्कुल सही है, यानी मध्यरात्रि हो गई है। रजनीगंधा यहां मध्यरात्रि के लिए आया है, आधी रात हो गई है। लो अब कुत्ते भौंकने लगे हैं, यानी अब कुत्ते भौंकने लगे हैं, तो इसका मतलब रात हो गई है, अर्थात अर्थ लिया जा रहा है कि ये रात हो गई है। कंडक्टर आगरा आगरा आगरा, तो ये सभी उदाहरणों में क्या है साहब, आर्थी व्यंजना है। अब देखो, अब तुम नाती पोते वाली हो गई हो, अर्थात अब आप बुजुर्ग हो गई है, बुजुर्ग हो गई है, बुढ़ी हो गई है, फैशन करना छोड़िए, अब बुजुर्ग हो गई हो। सूरज सिर पर चढ़ाया है, अर्थात सूरज सिर पर आ गया है, इसका मतलब दोपहर हो गया है, भाई जाग जाओ, अब तो दोपहर हो गया है, यानी सूर्य निकल आया है। तो यानी कहने का मतलब ये है सूरज सर पर चढ़ाया है। तो ये सभी क्या है, अर्थ अपने अर्थ के अनुसार अर्थ ग्रहण किए जा रहे हैं, अनेक
परंपरा के अनुसार इसमें अर्थ लिया जा रहा है, जैसा इसमें अर्थ की आवश्यकता है वैसा ही अपने अनुसार अर्थ ले लिया जाता है। वहां आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है, अर्थात वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब इनसे संबंधित कैसे प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे वो भी मैं यहीं आपको हल करा देता हूं कि भाई आगे चलकर कि भाई देखो प्रश्न आएगा रिक्त स्थान में, आपको रिक्त स्थान में आएगा या तो परिभाषा आएगी या फिर क्या आएगा? उदाहरण आएगा। बिल्कुल क्लियर। तो अब देखिए पहला प्रश्न अर्थात कैसे परीक्षा में दिया जाएगा? लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है, यानी उदाहरण दिया गया है लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है, तो कौन सी वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति होगी, अर्थात कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो बताइए कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है अर्थात इसका मुख्य अर्थ ग्रहण हो रहा है, और मुख्य अर्थ जहां ग्रहण होता है वहां कौन सी होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो मुख्य अर्थ ग्रहण हो रहा है इसलिए कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। अब देखिए साहब आगे, जब किसी शब्द का मुख्यार्थ में बाधा हो, मुख्यार्थ बाधा हो, अभिधा से अविष्ट अर्थ का बोध न हो, तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? अर्थात मुख्यार्थ में बाधा हो और अभिधा से अविष्ट अर्थ की प्राप्ति जब नहीं होती है तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है, अर्थात वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अगला उदाहरण देखो, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है, अर्थात प्रातःकालीन जो सुबह हम घूमते हैं वो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो बिल्कुल मुख्यार्थ का बोध करा रही है, इसलिए कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी, अर्थात कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। आगे देखें, जहां विशेष प्रयोजन से अर्थात किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए, अर्थात लक्ष्यार्थ में किया जाता है, तो यानी लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो जहां विशेष प्रयोजन से लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जा रहा है तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी, अर्थात कौन सी होगी? प्रयोजनवती, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी, प्रयोजनवती। अब प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी साहब। आ गई बात समझ में? मेरा घर गंगा पर है, उदाहरण आया है मेरा घर गंगा पर है, यानी लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा, हाँ जी लक्षणा शब्द शक्ति है, अर्थात कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है। आ गई बात समझ में? शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण, ये सबसे है, हाँ सबसे साधारण, हाँ अर्थ की प्रतीति होती है, अर्थात सबसे साधारण अर्थ की प्रतीति होती है, तो उसे क्या कहते हैं साहब? या लोक प्रचलित अर्थ की प्राप्ति होती है तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। साधारण लोक प्रचलित अर्थ को बताने वाली शब्द शक्ति कौन सी होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है, अर्थात कौन सी होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है, अर्थात अभिधा शब्द शक्ति होती है साहब। आ गई बात समझ में? आगे अगला देखें, घोड़ा सवारी के काम आता है, बिल्कुल सही है, घोड़ा सवारी के काम आता है, तो कौन सी हो जाएगी? अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी, अर्थात कौन सी हो जाएगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। बिल्कुल लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति। अब देखो लक्षणों पर दिया है, न कोई रूढ़ी पर है न कोई परंपरा पर है, तो लक्षणों पर जब आधारित अर्थ दिया जाता है तो लक्षणा शब्द शक्ति आती है सब। तो लक्षणों पर आधारित जो शब्द शक्ति होती है वो कौन सी होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मोहन गधा है, तो मोहन गधा है, तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? लक्षणा हो जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि लक्षण अर्थ लिया जा रहा है कि मोहन कैसा है साहब? गधा है, तो यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। बिल्कुल सही आंसर। आगे देखिए सब अगले, जिस शक्ति के द्वारा साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध होता हो उसे कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं? यानी साक्षात अर्थ को, संकेत अर्थ को, व्यवहार अर्थ को देने वाली जो शब्द शक्ति होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है साहब अभिधा शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। ध्यान रखना, सरल अर्थ को, साधारण अर्थ को, संकेत अर्थ को, व्यवहार अर्थ को, मुख्य अर्थ को, वाच्यार्थ को देने वाली जो शक्ति होती है वो कौन सी होती है? अभिधा होती है। पुरुषों की भीरुता की, अर्थात पुरुष जो डरते हैं, कायरता जो दिखाते हैं, उसकी निंदा होती है। बिल्कुल बात सही है भाई, पुरुष यदि कायरता दिखाएगा तो उसे कायर पुरुष कहलाएगा, उसकी बुराई होगी, तो पुरुषों की निंदा की बुराई होती है। बिल्कुल मुख्यार्थ की प्राप्ति हो रही है, तो कौन सी शब्द शक्ति होगी साहब? तो कौन बैक में शब्द शक्ति, तो कौन सी होगी? अभिधा होगी साहब, अभिधा शब्द शक्ति होगी। बिल्कुल सही है। जिससे वाच्यार्थ, अगला देखिए,
जिससे वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न आ गया ना, देखो हाँ, या विशिष्ट कोई चमत्कारी अर्थ की प्राप्ति होती है तो उससे का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं, जिससे वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न विशिष्ट चमत्कारी अर्थ का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्यंजना। भाई जिसमें लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ भी प्राप्त नहीं हो रहा, लक्ष्यार्थ भी प्राप्त नहीं हो रहा, कोई भिन्न अर्थ ही प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब यहां कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। आगे देखेंगे, आगे, हाँ तुम ही तो एक अच्छे आदमी हो, देखो व्यंग्य किया गया है, हाँ तुम ही तो एक अच्छे आदमी हो, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति होगी, तो यहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी, व्यंजना शब्द शक्ति होगी। कौन सी शब्द शक्ति होगी, व्यंजना शब्द शक्ति होगी। प्रयोजन या उद्देश्य को लक्ष्य करके, अब ध्यान रखना, प्रयोजन दे दिया है शब्द, लक्ष्य तो करा है लेकिन प्रयोजन शब्द दिया है, तो प्रयोजन या उद्देश्य को लक्ष्य करके अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रयोजनवती लक्षणा कहा जाएगा। कहीं आप लक्षणा जल्दी में नहीं, यहां प्रयोजन दे दिया जाए, तो यहां कौन सी शक्ति हो जाएगी, प्रयोजनवती लक्षणा, अर्थात कौन सी हो जाएगी, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी साहब। अब अगला देखें, रूढ़ी या परंपरा, देखो अब यहां पर रूढ़ी या परंपरा दे दिया है, रूढ़ी या परंपरा के अनुसार मुख्यार्थ को छोड़कर कोई दूसरा अर्थ लिया जाता है तब कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो रूढ़ी और परंपरा के आधार पर यदि कोई लक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां कौन सी हो जाती है, रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति होती है, वहां कौन सी होती है, रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति होती है। बिल्कुल आ गई बात समझ में। आगे का प्रश्न देखें, अगला है, जिस व्यंजना में व्यंगार्थ जब किसी शब्द विशेष पर, भाई व्यंगार्थ जब किस पर कर रहा है, शब्द विशेष पर निर्भर हो रहा है, व्यंगार्थ जब शब्द विशेष के प्रयोग पर ही निर्भर रहता है वहां कौन सी होती है, भाई व्यंजना में व्यंगार्थ प्राप्त होता है, ये बिल्कुल बात सही है, व्यंजना में व्यंगार्थ प्राप्त होता है, लेकिन जब शब्द विशेष से ही प्राप्त हो रहा है तो वहां कौन सी हो जाएगी, शाब्दी व्यंजना हो जाएगी, वह कौन सी हो जाएगी, शाब्दी व्यंजना हो जाएगी, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। आ गई बात समझ में। अगला देखो, इस बुढ़िया को ने सताओ, अर्थात इस बुढ़िया को ने सताओ, ये निरी गाय है, अर्थात बिल्कुल सीधी सादी गाय है, तो कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। कौन सी शब्द शक्ति होगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अब देखो, ये ही माँ बाप रह गए थे क्या जिनके यहाँ में जन्म लेने को था, भाई बाजार दर्शन की पंक्ति है, हमारे यहाँ जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है कि भाई पैसा एक ऐसा है जो अपनों से पराया कर देता है, तो पैसे में वह शक्ति है जो अपनों से पराया कर देती है, तो ये ही माँ बाप रह गए थे क्या जिनके हमें जन्म लेने को था, पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है, तो यहाँ एक व्यंग्य किया है और ये कौन सी शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है, अर्थात कौन सी शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है। आ गई बात समझ में। अगला देखेंगे, आगे प्रश्न, मैं हंसी नहीं कर रहा, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, भाई मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, हंसी नहीं कर रहा हूं, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है, पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है, तो वास्तव में मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि वो उसे भूख लगती है, तो इसमें मुख्यार्थ का बाद, हाँ मुख्यार्थ ही प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी, अभिधा शब्द शक्ति होगी। उसका मन पत्थर का बना हुआ है, उसका मन पत्थर का बना हुआ है, पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है, तो उसका मन पत्थर का बना हुआ है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, लक्षणा, भाई लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है। तो बिल्कुल आपको उसी पैटर्न पर मैंने आपको पेपर करवा दिए हैं कि जिस पैटर्न पर परीक्षा में प्रश्न दिए जाएंगे उसी पैटर्न पर मैंने आपको 20 प्रश्न आपको हल करवाए, उनमें परिभाषाओं का भी संयोग कर दिया, परिभाषाओं का भी मिश्रण है और उदाहरणों का भी उसमें मणिकांचन संयोग किया है, तो यानी आप इसे बेहतर तरीके से इससे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।